Hi guys, welcome back. My name is C.S. Shantul Mandaria. Once again, welcome you all to the amendments series, which is for December 2022 examination. So in this class, in this subject, we will discuss about the GMRC amendment, which is governance, risk management, compliance, and ethics. So we'll discuss one by one all the subjects amendments. So starting with GMRC, and then we don't have any amendments in drafting. Thereafter, we'll move on to the group second, which have amendments in all the three subjects, and thereafter group three. So I've prepared the notes for all of the subjects, and one by one, we'll keep on recording the classes, and the same will keep on reaching to you. So now, because this class will be viewed by both the students who are watching our classes in complete English and those who are being watching the classes in Hindi as well. So मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा कि मैं दोनों ही लैंग्वेजेस में बात करूँगा, थोड़ी सी हिंदी में भी, थोड़ी सी इंग्लिश में भी, इस तरीके से so that you can understand जो भी मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ. Now before I start this amendment series for December 2022, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अपने डिटेल क्लासेस जो हैं वो आप देख ली होंगी, एंड अगर आप रिविजन सीरीज़ या हमारे फास्ट ट्रैक बैचेस देख रहे हैं तो वो भी आप देख चुके होंगे. गवर्नेंस अपने आप में एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको पता है कि पूरी की पूरी थ्योरी है, एंड वो एट टाइम्स थोड़ा प्रॉब्लमेटिक भी हो जाता है, बिकॉज इतना सारा कंटेंट है तो हमें समझ नहीं आता कि कहाँ से हम शुरुआत करें और कहाँ तक इसको लेके जाएं, बिकॉज कंटेंट बहुत ज़्यादा है. बट आई थिंक इन द एंड ऑफ द डे ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, हमें इसको इस तरीके से देखना चाहिए, और इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि अब मैं अमेंडमेंट्स करा ही रहा हूँ, सारे के सारे सब्जेक्ट्स के कराने भी वाला हूँ, तो आप उन अमेंडमेंट्स को अच्छे तरीके से फॉलो करें, एंड साइड बाय साइड ICSI के जब आपको टाइम मिले ICSI के सजेस्टेड जो गाइडलाइंस आंसर्स होते हैं उन्हें एक बार ज़रूर देखे जाएं. रटने की ज़रूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू मग अप दोज थिंग्स विच हैव बीन रिटन देयर, बट येस यू हैव टू रेफर दोज सो दैट यू गेट एन आइडिया कि भाई पैटर्न कैसे है, हाउ डू यू रियली प्रेजेंट योर आंसर, हाउ शुड यू रियली प्रेजेंट योर आंसर इन द एग्जामिनेशन, वो भी आपकी बहुत मदद करेगा. तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एंड आई थिंक हम बहुत दिनों बाद आज मिल रहे हैं, तो मैं आपको एक बार जल्दी से बता देना चाहता हूँ अपने बारे में थोड़ी सी बातें, जो कि शायद मैंने पहले बताई होंगी जो आप क्लासेस देख रहे होंगे. बट अपार्ट फ्रॉम माई नेम विच इज CS शांतनु भंडारी, I qualified CS in the year 2012, and since then I'm being working as well as teaching, so it's more than 10 years now. एंड दोनों ही चीज़ें साथ साथ साइमल्टेनियसली चल रही है. मैं जॉब भी कर रहा हूँ इन दी मल्टीनेशनल कंपनी, एंड साइड बाय साइड पढ़ाता भी हूँ. बहुत टफ हो जाता है कभी कभार कुछ दिनों में स्पेशली ये कर पाना, बट आई थिंक मैं कर रहा हूँ और मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है, एंड आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं, सो आई थिंक वो मेरा एक मोमेंटम और बिल्डअप करता है. साइड बाय साइड LLB, obviously graduation, and then LLB, and then LLM are those kind of things which I have done. I'm also planning to do LLD, which is Directorate of Law, but देखते हैं जैसे टाइम मिलेगा उसके हिसाब से, बिकॉज LLD बहुत कम कॉलेजेस कराते हैं, तो मुझे जब टाइम मिलेगा तो डेफिनेटली मैं वो करना चाहूँगा. चलिए, सो विल स्टार्ट विद द December 2022 अमेंडमेंट्स, और भूलिएगा मत ये नोट्स आप हमारे मोबाइल ऐप जिसका नाम है शांतनु एंड तान्या अकेडमी, जो कि गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, एंड आपकी ड्राइव में अगर आप इसको अपने गूगल ड्राइव से देख रहे हैं तो वहाँ पे नोट्स आपको मिल जाएंगे. तो विल स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 2 ऑफ दिस December 2022 amendments. Now the chapter name is Legislative Framework of Corporate Governance in India. So we'll talk about all those things that have changed slightly or even more than that, like the definition of related party, related persons. We'll talk all of those things, the composition of the board of directors, the executive, non-executive, everything we will talk about जो भी ICSI ने आपके December 2022 amendments में इशू किया है. तो चलिए अब बात करनी हम स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे आपको ऐसा लगे कि कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा एग्जाम्पल है जो मैंने आपको दिया है, लिख लेना चाहिए, तो प्लीज़ आलस मत करिएगा, लिख लीजिएगा उसको, जिससे कि आपको बाद में रिवीजन के समय आसानी हो सके. सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, आई सपोज हम बात कर रहे हैं उन लॉज की, उन रूल्स की, उन रेगुलेशन की जो कि कॉरपोरेट्स को एक बेटर कॉरपोरेट बनाते हैं, उसको और ज़्यादा एक ट्रांसपेरेंट कॉरपोरेट बनाते हैं, उसे एक अकाउंटेबल कॉरपोरेट बनाते हैं, एंड उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कॉरपोरेट्स को फॉलो करने पड़ते हैं.
बिकॉज इन द एंड ऑफ द डे एज यू वुड अंडरस्टैंड कि जिन लोगों ने भी इसमें पैसा लगाया है, लाइक द शेयर होल्डर्स और जस्ट एनीबडी हु इज कनेक्टेड विद द कंपनी स्टेक होल्डर्स, वो साल में शायद एक बार मिलेंगे जनरल मीटिंग में, एनुअल जनरल मीटिंग में, अनलेस देयर इज एन EGM, और हो सकता है वो कभी मिले भी ना। उन्होंने बस शेयर इन्वेस्टमेंट के लिए लगाए हैं पैसे, एंड दे आर बिलीविंग कि भाई जो डायरेक्टर्स हैं, बिकॉज उन्हें डायरेक्टर्स सोच समझ के बनाया गया होगा, तो वो कंपनी को आगे अच्छे और सही रास्ते पे ही लेके जाएंगे। बट एट टाइम्स हम सभी जानते हैं ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा इतना सिंपल होती चीज़ें तो शायद कानून बनाने की और ये किताबें लिखने की ज़रूरत नहीं थी। तो टू मेक श्योर कि सच में ऐसा हो, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज टू फॉलो द लॉ इन लेटर एंड स्पिरिट, कुछ चीज़ें हैं जो समय के हिसाब से बदलती रहती हैं। जब गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पे लूप होल रह गया है जिसका कुछ लोग फ़ायदा उठा रहे हैं या उठाने की कोशिश कर रहे हैं, सो दे चेंज दोज डेफिनेशन। जैसे कि हम बात रिलेटेड पार्टी की आज सबसे पहले करेंगे। सो रिलेटेड पार्टी ऑब्वियसली कंपनीज एक्ट से तो इंस्पायर्ड है ही है, ये जो डेफिनेशन है। So it's being said कि related party is defined under section 2 subsection 76 of the Companies Act, और related party के बारे में बात करते हुए बताया गया है कि कौन related party आखिरकार हो सकती है। Now जो books की definition है उसको तो हम पढ़ेंगे एंड उसको समझेंगे, रटेंगे नहीं, उसे समझने की कोशिश करेंगे। बट अगर एक जर्नल पर्सपेक्टिव से भी इस बारे में सोचा जाए कि रिलेटेड कौन है, कोई सड़क पे चलता हुआ इंसान, आप सड़क के इस तरफ चल रहे हैं और उस सड़क के उस तरफ चल रहा है, या चलिए वो आपके आगे चल रहा है या आपके पीछे चल रहा है, क्या वो आपसे रिलेटेड है? आप उसे नहीं जानते, वो आपको नहीं जानता। इंसान तो हैं बट हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं, तो क्या हम उसको अपना रिलेटेड मानेंगे या वो हमें अपना रिलेटेड मानेगा? द आंसर इज नो। तो किसको रिलेटेड मानेंगे? जो किसी न किसी तरीके से हमारा कनेक्ट बिल्ड करता हो, चाहे डायरेक्टली करता हो चाहे इनडायरेक्टली करता हो, वो रिलेटेड है, राइट? तो आई थिंक जब हम इसी चीज़ को इंटरप्रेट करते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड की डेफिनेशन में, तो रिलेटेड पार्टी वो हो जाती है या वो कोई एंटिटी, कोई एक ऐसा इंसान जो कि प्रमोटर्स या प्रमोटर ग्रुप का पार्ट है। तो आप सभी जानते हैं कि जब कंपनी सेटअप होती है तो प्रमोटर्स जो होते हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कंपनी के सेटअप में। उनका अपना भी कोई इंटरेस्ट उसमें हो ही सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है वो प्रमोटर्स उन्होंने कंपनी सेटअप करी, उसके बाद अपना स्टेक उन्होंने बेचा और वो चले गए। बट जनरली जब हम बात करते हैं रिलेटेड पार्टी की, तो कंपनीज एक्ट का ये कहना है कि जो प्रमोटर्स होंगे या प्रमोटर से जुड़े जो लोग होंगे वो रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में आ जाएंगे। साइड बाय साइड यहाँ पे ये भी बताया गया है कि अगर कोई भी इंसान या एक कंपनी दूसरी कंपनी के अंदर 20% की शेयर होल्डिंग जो है वो ओन करती है, जो कि आने वाले साल के अंदर 2023 से बताया जाता है 1 अप्रैल नया फाइनेंशियल ईयर से रिड्यूस करके 10% कर दी जाएगी, तो वो कंपनी और जिस कंपनी में ये शेयर होल्डिंग ओन करी जा रही है उन दोनों के बीच में भी रिलेटेड पार्टी जैसे रिलेशंस बन जाएंगे। इफ़ आई कैन एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल, ये 20% वाला। सो मान लीजिए एक कंपनी है जिसका नाम ABC लिमिटेड है ना। अब मैं ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ बिकॉज आई स्ट्रांगली बिलीव कि एग्जांपल से चीज़ें ईजी हो जाती हैं। सो जहाँ पे पॉसिबल है एग्जांपल्स देने चाहिए। तो ABC लिमिटेड एक कंपनी है, और जो दूसरी कंपनी है, सो उसको मैं कंपनी नंबर 1 का नाम दे देता हूँ, और जो दूसरी कंपनी है उसका नाम है XYZ, ठीक है। नाउ XYZ, हम यहाँ पे कोई टेक ओवर या और कुछ बात नहीं कर रहे, सिर्फ रिलेटेड पार्टी को समझ रहे हैं। तो अगर XYZ, यहाँ पे ये कहना है कि XYZ लिमिटेड अगर ABC लिमिटेड के 20% या उससे ज़्यादा शेयर ओन करती है, तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन हो जाएगा वो रिलेटेड पार्टी का हो जाएगा। पर 1 अप्रैल 2023 से, फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 एंड ऑनवर्ड्स, जब तक कुछ फर्दर नहीं बदलता, ये जो डेफिनेशन अभी आप 20% रख रहे हैं और उसके बाद रिलेटेड पार्टी का जो रिलेशन है वो इस्टेब्लिश कर रहे हैं, 1 अप्रैल 2023 से ये रिड्यूस होकर 10% हो जाएगा। मतलब ये कि अगर XYZ जो है वो रादर देन 20% 11% या 10% से कुछ भी ज़्यादा ओन करती है ABC लिमिटेड के अंदर, तो इन दोनों के बीच में रिलेटेड पार्टी का जो रिलेशन है वो बिल्डअप हो जाएगा। सो हमें 20% की ज़रूरत नहीं है, इवन 10% भी होगा 1 अप्रैल 2023 से, तो भी रिलेटेड पार्टी का जो रिलेशनशिप है वो इस्टेब्लिश हो जाएगा। वुड लाइक टू क्लैरिफाई कि रिलेटेड पार्टी होना इज़ नॉट अ बैड थिंग। मतलब अगर आप एक कंपनी दूसरी कंपनी की रिलेटेड पार्टी है या एक इंडिविजुअल एक कंपनी से रिलेटेड है, तो वो गलत नहीं है, इट इज़ नॉट प्रोहिबिटेड। बट यस, जब चीज़ें रिलेटेड हो जाती हैं तो वहाँ पे कुछ सवाल उठने लगते हैं जिसके जवाब हमें देने पड़ेंगे।
और कुछ भी नहीं है। आप ऐसा ना माने, डू नॉट थिंक दैट वे कि भाई अगर रिलेटेड पार्टी हो गया है सो ट्रांजेक्शन सारी वॉइड हो जाएंगी एंड उसके और कुछ इम्प्लीकेशंस होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ नॉर्मल ही चलेगा, बट थोड़े सवाल जवाब हमारे से ज़्यादा पूछे जाएंगे, बिकॉज एक कहीं ना कहीं एक टेंडेंसी है कि अगर मेरा मान लीजिए कोई भाई है, बहन है, कोई रिलेटिव है, रिश्तेदार है, तो अगर मैं उसके साथ ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ तो दुनिया शायद यही सोचेगी कि हमने एक दूसरे को किसी ना किसी तरीके से फ़ायदा पहुँचाया है, जबकि सच्चाई शायद ये हो कि हमने उसको महंगा ही सामान दिया है। बट दुनिया तो यही सोचेगी कि भाई शायद ये दोनों आपस में भाई हैं या भाई बहन है या दोनों सिस्टर्स हैं, ऐसे केस में भी, या चलो एक दूसरे को जानते हैं इनडायरेक्टली, तो पक्का एक दूसरे का इन्होंने कहीं ना कहीं कुछ कमीशन या कुछ भी ऐसा किया होगा। तो उन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए कुछ सवाल जो होंगे वो हमें उसका आंसर देना पड़ेगा, बट ऑब्वियसली रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस आर नॉट प्रोहिबिटेड एट ऑल। तो ये रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन है जो बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैंने आपके सामने रखी है। फर्दर यहाँ पे ये भी कहा गया है, द लिस्टेड एंटिटी डायरेक्टली और ऑन अ बेनिफिशियल इंटरेस्ट बेसिस ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर शैल डीम टू बी अ रिलेटेड पार्टी। तो वही ऊपर वाली बात को कंटिन्यू करते हुए आखिरी के सेंटेंस में समअप किया गया है कि अगर आप यहाँ पे देखें तो जैसे XYZ जो है वो 20% अभी और 1 अप्रैल 2023 से 10% या उससे ज़्यादा ओन करती है, तो वो रिलेटेड पार्टी है। पर अगर ऐसा है कि मान लीजिए ये तो डायरेक्ट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो रहा है, ठीक है, ये डायरेक्ट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो रहा है तो मैं सामने दिख रहा है, बट यहाँ पे एक और वर्ड भी इस्तेमाल किया गया है, बेनिफिशियल इंटरेस्ट बेसिस। बेनिफिशियल मतलब कोई और मेरे बिहाफ पे ओन कर रहा है बट उसका बेनिफिट मुझे मिल रहा है। जैसे कि मान लीजिए ये जो XYZ है ये ABC के अंदर 20% शेयर ओन कर रही है फिलहाल के लिए, या 20% से ज़्यादा ओन कर रही है, पर XYZ के पूरे शेयर्स, लाइक अगर मान लो XYZ ने 100 शेयर इशू किए हैं तो इसमें से 99 शेयर्स, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ अगेन, इसके अंदर मान लीजिए, चलिए ऐसे मान लीजिए क्योंकि लिमिटेड कंपनी है तो 3 मेंबर्स उसमें होने ही चाहिए, सॉरी 7 मेंबर्स होने चाहिए। तो मान लीजिए XYZ ने अगर अपने 100 शेयर्स टोटल इशू किए हैं तो इसके अंदर 90% शेयर्स जो है वो एक बंदे ने ओन कर रखा है जिसका नाम यहाँ पे मिस्टर Y है। तो टेक्निकली ये जो XYZ जो है जो 20% ABC में ओन कर रही है, तो ये इसके लिए जो बेनिफिशियल इंटरेस्ट है, यानी जो बेनिफिशियरी है अल्टीमेटली इस चीज़ का, XYZ तो एक आपने एक रास्ता बना दिया कि Y का नाम सामने ना आए, तो Y ने एक कंपनी खड़ी करी, उसमें पहले उस कंपनी के शेयर्स खरीदे और उस कंपनी ने आगे ABC के शेयर्स खरीदे, तो यहाँ पे XYZ इज नॉट द अल्टीमेट बेनिफिशियरी Y है, बिकॉज जो XYZ कंपनी है उसके अंदर मेजॉरिटी शेयर्स Y ओन करता है। तो इस तरीके से भी हम रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन को समझेंगे, बिकॉज बहुत बार लॉ के अंदर क्या होता है, चीज़ें ब्लैक एंड वाइट नहीं होती। ऑल्दो लॉ यही एनकरेज करता है कि सब कुछ साफ साफ कहा जाए, बोला जाए, लिखा जाए, बट यहाँ पे आप जैसा देख रहे हैं कि अगर डायरेक्ट रिलेशन बनता है तो वेल एंड गुड, बट इफ नॉट तो इनडायरेक्ट भी हम देख सकते हैं कि इसका अल्टीमेट बेनिफिट किसको हो रहा है, एंड उसको भी इस रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड किया जा सकता है। तो ये इस डेफिनेशन के अंदर कहा गया है। बात अगर करते हैं आगे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के बारे में, तो अब अगर रिलेटेड पार्टी जो है वो एस्टैब्लिश हो गई है कि रिलेटेड पार्टी कौन है, तो आई थिंक ट्रांजैक्शन जो है, जो सवाल है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का, वो और इजी बन जाता है, बिकॉज ट्रांजैक्शन तो क्या है, ट्रांजैक्शन है खरीदना, बेचना, परचेज, सेल, यही तो ट्रांजैक्शन है, इसके अलावा और तो कुछ ट्रांजैक्शन में आता नहीं है। So when we talk about related party transaction, वो कहते हैं कि related party transactions means a transaction involving a transfer of resource, obligation, service between a listed entity or subsidiaries on one hand and the related party on the other. तो ऊपर हमने एग्जाम्पल लिया, एक कंपनी थी ABC लिमिटेड और दूसरी तरफ एक कंपनी थी XYZ लिमिटेड। अगर हम डायरेक्ट ही मान के चल रहे थे तो हम ये कह रहे थे कि XYZ जो है वो ABC के अंदर 20% शेयर्स ओन करती है, तो इन दोनों के बीच में रिलेटेड पार्टी एस्टैब्लिश रिलेशनशिप हो जाएगा। पर सिर्फ रिलेशन एस्टैब्लिश करने से क्या होगा, कोई ट्रांजैक्शन होगी तभी तो उसको रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के कॉलम में आप लोग डालेंगे। और ट्रांजैक्शन होगी कब, जब ये कंपनी XYZ ABC को कुछ बेचे या ABC XYZ को कुछ बेचे। कुछ तो ट्रांजैक्शन हो, चाहे परचेज की हो, चाहे सेल्स की हो, चाहे वो गुड्स हो, चाहे वो सर्विस हो, कुछ तो हो। तो यहाँ पे एक आ गया है कि अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को हमें देखना है, सो वी हैव टू फाइंड आउट कि ये जो लिस्टेड एंटिटी है, जो ABC लिमिटेड जिसको हम यहाँ पे बोल रहे हैं, या इसकी जो भी सब्सिडरी है, उसने इस XYZ के साथ क्या खरीदा है, क्या बेचा है, वो जो भी खरीदा जाएगा, बेचा जाएगा, कितने रुपए का है, 500 का है, 5000 का है, 5 करोड़ का है, वो बात की बात है। बट अगर
कुछ भी ट्रांजैक्शन इन दोनों के बीच में हो रही है तो वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन में आएगी। तो आप ऐसे मान के चलिए जिनको आप रिलेटेड पार्टी कह रहे हैं, जब आप उनसे कुछ खरीदेंगे बेचेंगे, दैट इज समथिंग दैट विल फॉल अंडर द प्रीव्यू ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। देन सेकेंड टर्म में कहा गया है कि a listed entity या subsidiary on one hand and any other person on the other hand, the purpose and the effect of which is to benefit a related party of the listed entity or any of the subsidiaries। अब मैं यहाँ पे वही चीज़ लेके आऊँगा जो मैं ऊपर समझा रहा था कि ABC लिमिटेड एक कंपनी है, एंटिटी नंबर 1, XYZ लिमिटेड इज द एंटिटी नंबर 2, एंड एक थर्ड पार्टी है जो कि इंडिविजुअल है जिसका नाम आई थिंक हमने ऊपर लिया था, उनको मिस्टर वाई कहा था, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि ABC जो लिमिटेड है उसके 20% या उससे ज़्यादा की हिस्सेदारी XYZ ने ली है, जो कि पहले क्लियर हो चुका है। पर XYZ लिमिटेड के अगर मान लीजिए 100 शेयर्स टोटल हैं तो 100 में से 90% शेयर विच इज़ मेजॉरिटी से भी कहीं ज़्यादा हो गया एक ही बंदे के पास है जिसका नाम है मिस्टर वाई। तो इनडायरेक्टली मिस्टर वाई जो है वो XYZ को कंट्रोल कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ XYZ का इन्वॉल्वमेंट होगा अल्टीमेटली मिस्टर वाई का भी वहाँ पे आ जाएगा, बिकॉज अल्टीमेटली जो भी कुछ XYZ कर रही है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल, क्योंकि मेजॉरिटी मिस्टर वाई के पास है तो मिस्टर वाई के कहने पे हो रहा होगा, ये प्रिज्यूम किया जाएगा। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि आप सिर्फ यही मत मानिए कि अगर XYZ ने कोई ट्रांजैक्शन ABC से करी तो ही वो रिलेटेड पार्टी है। अगर XYZ ने जो शेयर्स 20% लिए हैं वो किसी के कहने पे लिए हैं, किसी के बिहाफ पे लिए हैं, जो हमारे एग्जाम्पल में मिस्टर वाई हैं, तो यहाँ पे अगर ABC और वाई के बीच में भी ट्रांजैक्शन हो रही है तो भी हम उसे रिलेटेड पार्टी मानेंगे। टेक्निकली वाई तो भाई हमने बोला ही नहीं ना, वाई तो ABC का कोई शेयर लेके बैठा ही नहीं है। ABC लिमिटेड के शेयर्स किसके पास है? XYZ लिमिटेड के पास है। वाई का तो कोई इन्वॉल्वमेंट बनता ही नहीं ना, वाई का तो कोई डायरेक्ट रिलेशन ABC से है ही नहीं। पर जिस तरीके की डेफिनेशन बताई गई है, जिस तरीके से डेफिनेशन लिखी गई है, उसके हिसाब से अगर कोई इनडायरेक्ट जो फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, व्हिच इज वाई इन दिस केस इन आवर एग्जांपल, अगर वाई डील करना चाहेगा ABC या ABC की किसी भी सब्सिडरी से, तो भी उस ट्रांजैक्शन को हम रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का एक तरीके से प्लेटफॉर्म देंगे या उसको इस डेफिनेशन के स्कोप में लेके आएंगे। अब आप ये समझ लीजिए दैट देयर इज नथिंग एट ऑल जो आपको यहाँ पे मगअप करने की ज़रूरत है, रटने की ज़रूरत है। ऑल यू हैव टू डू इज टू अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव जस्ट सेड। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप अननेसेसरी अपने दिमाग में प्रेशर डालें और फिर वो आपको लर्न होगा। वेरी वेरी सिंपल एंड ऑब्वियसली आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि मैं एग्जाम्पल से उन चीज़ों को बताऊँ, बिकॉज उससे शायद आपको जल्दी समझ में आएगा और आप रिवाइज करते समय उसको ज़्यादा समय तक रिटेन भी कर पाएंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे कही गई है। मूविंग फॉरवर्ड कुछ एक्सेप्शंस बताए गए हैं कि कुछ चीज़ें रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशंस में नहीं आएंगी, जैसे कि डिविडेंड देना या शेयर्स का कंसोलिडेशन है या डिविजन्स है या बायबैक करना, क्योंकि आप सभी जानते हैं दैट व्हेन वी टॉक अबाउट बायबैक, व्हेन वी टॉक अबाउट राइट इशू, ये वो चीज़ें हैं, या डिविडेंड के बारे में बात करें जिसके ऊपर किसी एक का हक नहीं है। अब कंपनी बायबैक कौन से मेथड पे करती है, अलग अलग मेथड्स अवेलेबल हैं, कितने शेयर्स बायबैक करती है, या बोनस की बात जब हम करते हैं बोनस इशू की, वो देती है नहीं देती है। राइट इशू जो है वो आप सभी जानते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। डिविडेंड देना है तो किस बेसिस पे देना है, कंपनी डिसाइड करेगी, उसकी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी भी हो सकती है। तो वहाँ पे रिलेटेड पार्टी से कोई मतलब नहीं है, वहाँ पे तो जो है वो सबके लिए एक जैसा है। कभी ऐसा नहीं होगा कि किसी शेयर होल्डर को, अनलेस वो शेयर्स जो हैं वो कुछ डिफरेंशियल राइट्स के हों, तो नहीं होगा ऐसे कि सबके लिए अलग अलग पैटर्न है। ऑलमोस्ट सभी के लिए एक जैसा पैटर्न होगा। अगर डिविडेंड मिलना है तो सभी को मिलेगा, जो रेट फिक्स है उसी के बेसिस पे सबको मिलेगा। तो वहाँ पर रिलेटेड पार्टी का ऐसा कोई रेलेवेंस नहीं होता है। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। सो आई एम श्योर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के बारे में हमने पहले भी अपनी रिविजन सीरीज में, अपने फास्ट ट्रैक बैचेस में, अपनी डिटेल क्लासेस के अंदर बहुत जगह बात करी है। मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहता हूँ that we do have all the subjects of CS professional and executive available। वो डिटेल क्लासेस में भी अवेलेबल है, वो फास्ट ट्रैक में भी अवेलेबल है इन हिंदी, एंड देन फास्ट ट्रैक दोबारा से मैंने रिकॉर्ड किए हैं जो कि सारे के सारे इन कंप्लीट इंग्लिश हैं। अभी यहाँ पे तो मैं एक मिक्स लैंग्वेज बोल रहा हूँ, बट ऑब्वियसली जो फास्ट ट्रैक इंग्लिश के हैं दे आर इंटायरली, एक वर्ड भी वहाँ पे हिंदी का नहीं है। जो हमारे स्टूडेंट्स हिंदी नहीं समझते उनके लिए वो इंग्लिश में रिकॉर्ड किए गए। सो वी डू हैव एवरीथिंग अवेलेबल विद अस, एंड यही चीज़ एग्जीक्यूटिव में भी है। सो टॉकिंग अबाउट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, सो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स वो डायरेक्टर्स हैं इन सिंपल वर्ड्स जो कि इसलिए लाए जाते हैं कि एक ट्रांसपेरेंसी जो है वो बोर्ड में दिख सके।
ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका कोई एज सच लेना देना नहीं है कि कंपनी में इंटरनली कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, किसको क्या पोजीशन मिल रही है। ये देखते हैं कि कंपनी की भलाई किस में है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि जो कंपनी है उसके लिए सही रास्ता क्या होगा। वो आसान है, वो मुश्किल है, वो बात की बात है, बट सही रास्ता क्या होगा। सो अपार्ट फ्रॉम ड्रॉइंग देयर ओन रेम्यूनरेशन, इन्हें किसी बात से मतलब नहीं है कि किसका प्रमोशन हो रहा है नहीं हो रहा है, तो इंटरनल मैनेजमेंट में इनका इंटरफेयर होता नहीं है। बट टॉकिंग अबाउट द प्रोविजन और द प्रीव्यू ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कहते हैं कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं जो कि बोर्ड पे अपॉइंट किए जाते हैं, बट डेफिनेटली इसके अंदर नॉमिनी डायरेक्टर्स शामिल नहीं होते हैं। तो नॉमिनी डायरेक्टर्स कौन होते हैं? जो बैंक्स अपॉइंट करते हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपॉइंट करते हैं। तो जब भी वो कोई पैसा या लोन के तौर पे कंपनी को देते हैं, तो अगर वो चाहें, कोई ज़रूरी तो नहीं है ये, बट अगर उन्हें ऐसा लगता है कि जिस पर्पस के लिए बैंक ने पैसा दिया है, ना जाने कंपनी उसी पर्पस के लिए ये पैसे इस्तेमाल करेगी या नहीं करेगी, सो दे अपॉइंट नॉमिनी डायरेक्टर, जो कि बैंक का ही एक डायरेक्टर होता है, जो ये देखता है कि सब कुछ उसी हिसाब से हो रहा है जो कि कंपनी ने बैंक को कमिट किया था। तो उनका रोल तो एक अलग ही हो जाता है, क्योंकि वो तो सिर्फ अपना एक पर्सपेक्टिव देखने के लिए आते हैं। कंपनी की भलाई किसमें, वो बात की बात है, वो तो अपना देखते हैं। बट यहाँ पे जब हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं, so we are talking about that whereby the person will look on the overall benefit to the company, transparent, fair, accurate, reliable, ये उनके कुछ ट्रेड्स हैं जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स में होते हैं। तो वही कहते हैं कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कौन हो सकता है? कहते हैं जो एक इंटीग्रिटी वाला इंसान हो, जिसके पास एक्सपर्टाइज हो, क्योंकि सही गलत की पहचान तो वही कर सकता है जिसके पास एक्सपीरियंस हो। Although if I say in a very generic way, तो ऐसा भी नहीं है कि जिसने सारी बुक्स पढ़ ली या बहुत एक्सपीरियंस ले लिया लाइफ का तो वो हर डिसीजन सही लेगा, ऐसा तो कुछ कहीं कहा नहीं गया और ये शायद सही भी नहीं है। बट कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी होगी हमें। सो इट्स बीइंग सेड कि एक एक्सपर्टाइज का जिसके पास लेवल है, सोचने की स्किल्स हैं, ताकतें हैं, वो ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए क्वालिफाई हो सकता है। पर एक चीज़ जो हमें ध्यान रखनी हो ये कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कोई भी ऐसा ना हो जो हमारी कंपनी है उसी का प्रमोटर हो या होल्डिंग या सब्सिडरी का प्रमोटर हो, क्योंकि नाम है इंडिपेंडेंट। अब आप कहें कोई घर का फैसला लेना है, अपने घर का मान लीजिए कोई एक फैसला लेना है और हम चाहते हैं कि एक फेयर व्यू मिले, ठीक है। घर के दो बंदों में किसी बात को लेके झगड़ा हो रहा है, बहस हो रही है, लड़ाई हो रही है, जो भी है, हम चाहते हैं कि एक फेयर व्यू मिले। और क्योंकि वो सोचते हैं, घर वाले सोच रहे हैं कि भाई हम इसकी साइड दे रहे हैं उसकी, तो हमने कहा चलो भाई बाहर से एक इंडिपेंडेंट बंदा बुलाते हैं जो ये बताएगा क्या है क्या नहीं और कैसे सॉल्व करना। मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। तो अगर आप बाहर से किसी ऐसे इंसान को बुलाएंगे जो कि सच में फेयर है, जो कि दोनों में से किसी का, जिनके बीच में डिस्प्यूट है, दोनों में से किसी को नहीं जानता, ना डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली, तो चांसेस है कि वो इस बारे में आपको कुछ बता पाए। बट अगर वो ऐसा बंदा है जो ऑलरेडी दोनों में से किसी एक को पहले से जानता है और अच्छी बातचीत है, तो फिर जो ट्रांसपेरेंसी है, जो एक्सपेक्टेशंस आप लगा के बैठे कि फेयर व्यू मिलेगा, तो नहीं मिल पाएगा। तो प्रमोटर्स जो हैं या प्रमोटर्स लिस्टेड एंटिटी के या आपकी सब्सिडरी कंपनीज के भी जो प्रमोटर्स हैं वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए क्वालिफाई नहीं होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर कहते हैं कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो है जो सिर्फ और सिर्फ अपनी रेम्यूनरेशन ड्रॉ करते हैं, जैसे कि मैंने कुछ देर पहले बताया। उसके अलावा कंपनी में क्या हो रहा है, लिस्टेड है, होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी में क्या हो रहा है क्या नहीं, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। तो कहते हैं हु अपार्ट फ्रॉम रिसीविंग डायरेक्टर रेम्यूनरेशन हैज और हैड नो मटेरियल रिलेशनशिप विद द लिस्टेड एंटिटी होल्डिंग सब्सिडरी ड्यूरिंग द 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो अगर कोई एक ऐसा एम्प्लॉय है जो कि पिछले 5 साल पहले आपकी कंपनी में काम करता था और आज क्योंकि पढ़ लिख गया है और स्किल्स हासिल कर ली हैं, तो अब वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे अप्लाई कर रहा है, तो आप ये मना नहीं कर देंगे कि यार ये बंदा तो पहले हमारी कंपनी में इन्वॉल्व था और मैनेजमेंट का पार्ट था, भले इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं था बट मैनेजर था या कोई और पार्ट था, तो इसको हम नहीं ले सकते। ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि प्रेफरेबली तो यही है कि आप ऐसे किसी बंदे को लें जिसका कोई रिलेशन कंपनी से कभी रहा ही ना हो आपकी कंपनी से। वो एक्सपर्ट तो है, उसके पास स्किल्स तो है, बट आपकी कंपनी उसने कभी मैनेज नहीं करी, उसको नहीं पता कि आपकी कंपनी में कैसा है क्या है, तो इंडिपेंडेंट चीज़ें लेके आ रहा है वो। पर अगर कोई एक ऐसा इंसान है जो आपकी कंपनी में पिछले 5 साल पहले रह चुका था, 5 साल हो नहीं गए आई एम सॉरी, तो कंपनी को छोड़े हुए 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, तो उसको भी आप यहाँ पे पार्टिसिपेशन दे सकते हैं। क्राइटेरिया ये है या तो ब्रांड न्यू हो, कभी जान आया ही ना हो आपकी कंपनी में, या अगर आया था तो गए हुए उसको
कंपनी से बाहर गए हुए 3 साल या उससे ज़्यादा हो चुके हैं, तो भी आप उन्हें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे कंसिडर कर सकते हैं। ऑल्दो क्योंकि हम बात यहाँ पे सिर्फ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के पर्सपेक्टिव की कर रहे हैं, सो वी नॉट टॉकिंग रियली अबाउट द नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी, बट उस कमेटी का भी काफ़ी खास रोल होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के सिलेक्शन के अंदर, बट वो हम बात अभी यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, आगे करेंगे। उसके बाद कहते हैं कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के बारे में जब आप बात करते हैं तो उनके बारे में तो बात हो गई, अब उनके रिश्तेदारों के बारे में बात करते हैं, उनके रिलेटिव्स के बारे में बात करते हैं। तो कहते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स नन ऑफ हुज रिलेटिव, मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कोई भी रिलेटिव इस कैटेगरी में नहीं आना चाहिए जो अब हम पढ़ने वाले हैं। तो उनके बारे में खुद की तो बात हो गई कि भाई वो कंपनी से एसोसिएटेड ना हो या हो भी तो उनको जाए हुए या कंपनी को छोड़े हुए 3 साल से ज़्यादा हो चुके हों एंड उनके पास स्किल्स हो एंड एवरीथिंग। बट अब हम बात कर रहे हैं कि उनका किसी भी तरीके से ऐसे किसी बंदे से रिलेशन नहीं होना चाहिए या कोई भी बंदा उस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रिलेटिव नहीं होना चाहिए जो इस कैटेगरी में फॉल करता है। तो ये चीज़ें में ध्यान देनी कि उनका कोई भी रिलेटिव, ऐसे समझ लीजिए उनके कोई भी रिलेटिव ने अपनी जो लिस्टेड कंपनी है जिसमें आप उन्हें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहते हैं या होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी कंपनी, कहते हैं कि पिछले 3 सालों के अंदर या फिर करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर 50 लाख रुपए या 2% से ज़्यादा के शेयर्स खरीदे नहीं होने चाहिए। क्योंकि रीज़न अगर हम बात करें तो रीज़न यही है कि हम चाहते हैं कि कोई एक ऐसा बंदा यहाँ पे आए जो कि चीज़ों को स्क्रैच से समझे, एक कोई सोच लेके ना आए, क्योंकि अगर कोई इतना पैसा किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है तो कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव तो होगा उसका। तो उस चीज़ को हम साइड में रखना चाहते हैं कि अगर कोई एक ऐसा बंदा है इसने खुद कोई पैसा नहीं इन्वेस्ट नहीं किया पर उसके किसी रिलेटिव ने इस होल्डिंग कंपनी के अंदर 50 लाख रुपए के या जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है 2% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल के ज़्यादा के शेयर्स वगैरह खरीदे हुए हैं या सिक्योरिटीज आज की डेट में होल्ड करता है, तो भले इंडिपेंडेंट डायरेक्टर खुद नहीं कर रहा बट उसका रिलेटिव अगर ये कुछ भी कर रहा है तो उस रिलेटिव की वजह से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं कहलाया जाएगा, वो इस कंपनी में डायरेक्टर या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए क्वालिफाई नहीं होगा। सो अब जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि हम ये नहीं बात करेंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वो तो बात हो गई। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रिलेटिव ने इनमें से कुछ नहीं किया होना चाहिए। अगर कुछ किया है जैसे कि 50 लाख रुपए से ज़्यादा के शेयर्स खरीद लिए या फिर जैसे और का वर्ड है कि 2% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल जो है उससे ज़्यादा के शेयर्स खरीद लिए, तो वो रिलेटिव जो कर रहा है वो तो ठीक कर रहा है क्योंकि उसकी मर्जी है, वो कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करे। बट इसकी वजह से जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपने आप को कह रहा है उसकी इंडिपेंडेंस खत्म हो जाएगी। तो ये एक पॉइंट है जो हमें कंसिडर करना है। कहते हैं इज इंडेप्टेड, ये रिलेटिव के बारे में बात हो रही है कि रिलेटिव इज इंडेप्टेड टू द लिस्टेड एंटिटी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट प्रमोटर्स इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट एज स्पेसिफाइड ड्यूरिंग द 3 फाइनेंशियल ईयर्स प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और द करंट फाइनेंशियल ईयर। तो किसी भी तरीके से रिलेटिव और कंपनी के बीच में कोई पैसों का लेन देन, इंडेप्टेड मतलब कोई उधार दिया है लिया है ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ना ही शेयर्स खरीदे वो एक लिमिट से ज़्यादा, थोड़े बहुत शेयर्स हैं तो कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ पे बताया गया सेकंड पॉइंट में अगर कोई भी जो रिलेटिव है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का उसके बीच में और कंपनी के बीच में, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से मतलब ही नहीं है इस बात का, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो रिलेटिव है और जो कंपनी है जिसमें वो बंदा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहता है, तो रिलेटिव और उस कंपनी के बीच में कोई पैसे का जो लेन देन है, उधार जो है वो चला आ रहा है, पिछले 3 साल में कोई उधार दिया गया है लिया गया है या करंट फाइनेंशियल ईयर में भी कोई उधार या लेन देन का ट्रांजैक्शन चल रही है, तो इस वजह से जो बंदा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाह रहा है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर अगर कोई गारंटी वगैरह प्रोवाइड करी है रिलेटिव ने कंपनी को कि भाई मैं पैसे दे दूंगा किसी के बिहाफ पे, तो अगेन वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को डिस्क्वालीफाई कर देगा। फिर कहते हैं कि जो रिलेटिव है एनी अदर पेक्यूनरी मतलब मॉनेटरी ट्रांजैक्शन और रिलेशनशिप विद द लिस्टेड एंटिटी इट्स होल्डिंग अमाउंटिंग टू 2% और मोर ऑफ द ग्रॉस और द टोटल इनकम। तो जो रिलेटिव है उनकी जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन रही हैं कंपनी से किसी भी तरीके से वो 2% या उससे ज़्यादा की रही हैं, और 2% हम यहाँ पे ऊपर हम पेड अप शेयर कैपिटल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कंपनी के टर्नओवर और इनकम की बात कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कंपनी का टर्नओवर में एग्जांपल ले रहा हूँ 100 करोड़ रुपए है, तो 100 करोड़ में से 2 करोड़ का जो कारोबार है 2% मतलब 100 का 2% इज 2 करोड़, तो 100 करोड़ में से जो 2% का कारोबार है वो कंपनी ने किसी एक बंदे के साथ किया है और वो जो बंदा है जिसके साथ ये ट्रांजैक्शन हुई है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कोई रिश्तेदार निकला। तो अब हम ये कह रहे हैं कि भाई ये जो बंदा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहा है क्योंकि इसी के रिलेटिव से इतनी ट्रांजैक्शन हुई है 2% तक की ट्रांजैक्शन हुई है, तो इस वजह से हम इस बंदे को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बना सकते। वो आपका सवाल शायद हो सकता है कि
ये तो चलो ठीक है, जो आप सर कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया समझ आ रहा है, बट ऐसा क्यों? मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को इस बात से क्या, वो अलग बंदा है, रिलेटिव अलग बंदा है, अब जो रिलेटिव कर रहा है उसका इफेक्ट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पे आ रहा है, ऐसा क्यों है? तो आंसर इसका थोड़ा ब्रॉडली आई थिंक हमें सोचना पड़ेगा। हम यहाँ पे किसी एक चीज़ को कंसिडर नहीं कर रहे, कंपनी के इंटरेस्ट को कंसिडर कर रहे हैं। अगर किसी ने किसी भी तरीके से, आप देख लीजिए जितने पॉइंट्स आपने पढ़े, सबका रिलेशन पैसों से है, चाहे शेयर्स का है, चाहे उधार का है, चाहे गारंटी का है, सबका पैसों से रिलेशन है। तो जहाँ पैसे इन्वॉल्व हो जाते हैं वहाँ इंडिपेंडेंस, ट्रांसपेरेंसी, रिलायबिलिटी, इनकी उम्मीद आप कम रखिए फिर। तो वो हम यहाँ होने नहीं देंगे, बिकॉज वो जो काम कर रहे हैं वो तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं ही हैं, जिनके ऊपर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो तो नॉर्मल डायरेक्टर्स हैं ही। अब किसी एक ऐसे बंदे को हम लेके आना चाहते हैं जिनका इन सब चीज़ों से कोई नाता, रिलेशन हो ही ना, दूर दूर तक कोई बात ना हो, क्योंकि तभी ये उम्मीद करी जाती है कि तभी वो लोग फेयर व्यू दे पाएंगे। क्योंकि अगर उनके रिलेटिव का पैसा लगा है, ठीक है, और एक टफ डिसीजन लेना है किसी भी चीज़ को लेके कि ये चीज़ बंद कर देते हैं या जो भी और कुछ है, तो उन्हें पता है यार कि बाकी लोगों का नुकसान जो होगा वो होगा, बट मेरे जो रिलेटिव है उसका भी तो नुकसान होगा। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वहाँ पे अपनी इंडिपेंडेंस खो देगा। जो उसे करना चाहिए था वो इस लिहाज में, या अब ऐसे कह दीजिए इस प्रेशर में नहीं करेगा, बिकॉज उसे पता है कि इसका इफेक्ट तो मेरे रिलेटिव पे भी आने वाला है, तो वो भी मुझे बोलेगा यार तुम डायरेक्टर थे, तुमने तो क्यों ऐसा किया। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ये चीज़ों को दूर रखा गया है, जिससे कि इंडिपेंडेंस बनी रहे। फिर कहते हैं कि चाहे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या उसका कोई भी रिलेटिव, हमारी जो कंपनी है जहाँ पे आप अपॉइंट होना चाहते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, उसमें KMP की पोजीशन पे या किसी एम्प्लॉय की पोजीशन पे पिछले 3 साल में भी अगर रहे होंगे तो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। इन द सेंस ऐसा नहीं हो सकता कि आज मैं मैनेजर हूँ और मैंने आज ये नौकरी छोड़ दी और उसके बाद 2 साल के अंदर फिर से मैंने उसी कंपनी में अप्लाई किया, बट नाउ एज अ मैनेजर नहीं किया, एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किया। तो वो देखेंगे कि यार ये बंदा तो हमारी कंपनी में पहले काम कर चुका है, 2 ही साल हुए हैं कंपनी छोड़े हुए, तो भले इसके अंदर ट्रेड्स, क्वालिटी सब कुछ है, बट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनेगा उसको एम्प्लॉय कंपनी का नहीं होना है। क्योंकि जो एम्प्लॉय है वो तो फिर सोचो ना, वो तो फिर इस कंटेक्स्ट में सोचेगा कि मेरा फायदा किस में है सबसे ज़्यादा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को मैं बार बार शुरू से कह रहा हूँ, बार बार ये चीज़ फोकस कर रहा हूँ, कंपनी के फायदे में ओवरऑल चीज़ें लेनी है और टफ डिसीजंस लेने हैं। तो टफ डिसीजंस आप तभी ले पाएंगे जब आपका खुद का स्टेक इन्वॉल्व है, क्योंकि जहाँ खुद की बात आती है ना, वहाँ सब लोग सॉफ्ट पड़ जाते हैं। दूसरों को अगर सजा देनी है, या अब आप देखिए कि सड़क पे आप व्हीकल चला रहे हैं, चाहे 2 व्हीलर है चाहे 4 व्हीलर है, सामने वाला अगर रैश ड्राइविंग कर रहा है तो हम उसे बोलते हैं या सोचते हैं, आपस में 4 लोग गाड़ी में तो बात करते हैं कि ऐसे 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 नहीं करना चाहिए वगैरह वगैरह। बट जब हम वो खुद काम कर रहे हैं तो हमें कुछ लगता ही नहीं, जैसे कि हमने कुछ किया ही नहीं है। तो वही चीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट है, और उसी कंटेक्स्ट में ये सारी जो डेफिनेशंस है बताई गई हैं। प्लस ये भी कहा गया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की मिनिमम एज, अब इतना सब कुछ उसके लिए कह रहे हो तो एक चीज़ ये भी हम ऐड कर दें कि कम से कम 21 साल की एज होनी चाहिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो क्वालिफाई करती हैं किसी भी बंदे को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की पोजीशन लेने के लिए। टॉकिंग अबाउट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात हो गई हमारी। अब बात करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में। अच्छा, मैं आपको ये भी चीज़ याद दिला दूँ जो मैंने लिखी थी कि जैसे ही हमारे इसके अमेंडमेंट्स कंप्लीट होंगे, ड्राफ्टिंग में अमेंडमेंट्स है नहीं, ठीक है, टैक्स में पढ़ाता नहीं हूँ, वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो नहीं है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स हमारे पास अवेलेबल है। तो इसका मतलब ग्रुप 1 का हमारा हो गया। अब हम आ जाएंगे ग्रुप 2 पे इसके बाद, और ग्रुप 2 में हमने सेक्रेटरियल ऑडिट, CRIV और RCD, इन सभी में अमेंडमेंट्स सभी मैं रेडी कर रहा हूँ, हो भी चुके हैं, बस एक फिनिशिंग टच, एक फॉर्मेटिंग वगैरह वो सब बचा है, रेडी है वो भी। फिर उसके बाद मैं आ जाऊँगा ग्रुप 3 में, जहाँ पे कॉर्पोरेट फंडिंग में अमेंडमेंट्स हैं, काफ़ी हैं, तो वो अगेन रेडी, ऑलमोस्ट सब चीज़ें हैं, बट एक फाइनल टच देना बाकी है। MDCS तो आप जानते हैं कि मैं सारा मॉड्यूल कवर कराता हूँ, तो उसमें जो भी चीज़ें नई आई हैं अमेंडमेंट्स के तौर पे वो सारा कराऊंगा। उसके बाद अपना क्या बचता है, IPR है, इंसॉल्वेंसी, जो सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाता हूँ उसके अंदर भी अमेंडमेंट्स हैं, तो वो भी मैं कराऊंगा। मतलब ये कि जब आप ये अमेंडमेंट्स देख रहे हैं, अगर आपने कोई ऐसी क्लास है जिसका आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप कहीं और से कर रहे हैं, जो कि दोनों ही अच्छी बातें हैं, क्योंकि अल्टीमेट ये है कि आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाएं, पढ़ें आप कैसे भी और कहीं से भी। तो ज़रूर अमेंडमेंट्स करिएगा। अगर आपने शांतनु ताने अकेडमी से डिटेल एंड फास्ट ट्रैक क्लासेस लिया तो कोई टेंशन की बात ही नहीं। जब मैं सबसे पहले अमेंडमेंट शुरुआत कर सकता हूँ, कह सकता हूँ कि कराऊंगा,
तो कुछ तो तैयारी मैंने भी करी होगी ना कि मुझे कराने हैं, और हर बार कराता हूँ मैं, और सबसे पहले आपको बताता हूँ, छुपाने की बात नहीं किया, नहीं अमेंडमेंट्स नहीं आए या छोड़ दो ये तुम खुद कर लो, ऐसा तो किया नहीं आज तक मैंने। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में। तो भाई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के बारे में बात होगी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को बोर्ड ही ज्वाइन करना था। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की भी सुन लेते हैं कि वो क्या यहाँ पे कहते हैं। तो कहते हैं कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है लिस्टेड एंटिटी के, सम काइंड ऑफ LODR के बारे में बीच बीच में बातचीत कर रहे हैं, तो उसके अंदर बताते हैं ऑप्टिमम बैलेंस कॉम्बिनेशन होना चाहिए बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। क्योंकि अब आप देखिए कि यहाँ पे हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, एटलीस्ट इस लाइन के अंदर। क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो हैं, जैसे हमने कहा, वो इंटरनली कुछ नहीं देखेंगे, वो तो बस जनरलाइज बात करेंगे और काम खत्म हो जाएगा। इंटरनल क्या हो रहा है और इससे मतलब नहीं है। बट सिर्फ उतने से भी तो कंपनी नहीं चलेगी ना, हमें कोई तो ऐसा चाहिए जो इंटरनली स्टाफ की परफॉर्मेंस को रिव्यू करे, देखता रहे क्या हो रहा है क्या नहीं, पॉलिसी बनाए, प्रोसेस बनाए, वो भी तो चाहिए। तो हर इंडिविजुअल की देखो अपनी इंपॉर्टेंस है। ये आप नहीं कह सकते कि सिर्फ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को काम हो जाएगा, नहीं हो सकता। हमें इसीलिए वर्ड इस्तेमाल किया गया कि ऑप्टिमम, एक बैलेंस कॉम्बिनेशन चाहिए जिसमें अगर इंडिपेंडेंस ज़्यादा हो तब भी चलेगा। 10 में से 6 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे, बहुत अच्छी बात है, बट आप ये नहीं कह सकते कि 10 में से 10 में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखूंगा या 10 में से 9 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, काम नहीं चल पाएगा। तो इसीलिए ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन की बात करी गई है, जिसमें भी कहा गया कि एटलीस्ट एक विमेन डायरेक्टर का होना ज़रूरी है लिस्टेड एंटिटीज़ के अंदर, और कम से कम 50% ऑफ द बोर्ड जो होगा वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स से भरा होगा। मतलब ये कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो होंगे, अगर 100 मान लीजिए 10 डायरेक्टर्स हैं, तो हम ये कह सकते हैं आउट ऑफ 10, क्योंकि किसी इंडिविजुअल को डेसिमल्स में तो आप डिवाइड नहीं कर सकते, तो 10 में से 6 नॉन एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं और 4 का एग्जीक्यूटिव होना ज़रूरी है। बिकॉज जैसे कि मैंने कहा, सब सारे के सारे नॉन एग्जीक्यूटिव होंगे तब भी काम नहीं चलेगा। तो आई थिंक ये एक चीज़ है जिसका हमें खास ख्याल रखना है। तो एक बैलेंस कॉम्बिनेशन हमें बना के यहाँ पे चलना है। अब बात आती है कि चेयरपर्सन की। अगर चेयरपर्सन नॉन एग्जीक्यूटिव है तो बोर्ड का कॉम्पोजिशन अलग होगा। अगर जो चेयरपर्सन है वो एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो कॉम्पोजिशन जो बोर्ड का होगा वो अलग होगा। तो अगर चेयरपर्सन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट टाइप वाला डायरेक्टर है, तो 1/3 एग्जीक्यूटिव, तो कहते हैं 1/3 जो होंगे वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे तो भी चल जाएगा। मतलब मान लो हम ले लेते हैं कि 30 डायरेक्टर है, क्योंकि डिवाइड करना आसान होगा शायद इस फिगर को, इसीलिए कह रहा हूँ। तो कहते हैं कि अगर जो चेयरपर्सन है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो 1/3, मतलब 30 में से अगर 10 भी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तब भी काम चल जाएगा, अगर आपका जो चेयरपर्सन है बोर्ड का, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, वो नॉन एग्जीक्यूटिव है। पर अगर ये बताया जाता है कि वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, मतलब वही जो डे टू डे सब कुछ देखता है क्या हो रहा है क्या नहीं, तो फिर 1/3 से काम नहीं चलेगा, फिर आपको हाफ जो होंगे वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स चाहिए। देखो क्या लिखा है, वेयर द लिस्टेड एंटिटी डज नॉट हैव अ नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन। डज नॉट हैव अ नॉन एग्जीक्यूटिव मतलब ऑब्वियसली एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव नहीं है मतलब एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन है। तो अगर एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन है तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अब 1/3 नहीं चाहिए, कहते हैं कि एटलीस्ट हाफ। ये भी नहीं कहा कि हाफ चाहिए, कहते हैं कम से कम हाफ चाहिए। 30 में से जहाँ पे पहले 10 में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स में काम चल रहा था, अब 15 तो कम से कम चाहिए। 16, 17, 18 हो जाए और अच्छा है, बट 15 कम से कम चाहिए। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का कॉम्पोजिशन क्या होगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि चेयरपर्सन एग्जीक्यूटिव है या नॉन एग्जीक्यूटिव। अगर एग्जीक्यूटिव है तो इंडिपेंडेंस ज़्यादा चाहिए, नॉन एग्जीक्यूटिव है तो थोड़ी इंडिपेंडेंस कम भी होगी तो भी चलेगा, क्योंकि फाइनल जो पावर है वो चेयरमैन के पास है और वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। इसका मतलब वो कुछ भी ऐसे फैसले नहीं लेगा, नहीं लेने चाहिए जो किसी एक के हित में हो, वो कंपनी के बारे में ओवरऑल सोचेगा। प्लस ये भी कहा गया है जो सबसे बड़ी 1000 कंपनी है, एक अप्रैल 19 से पुरानी बात हो गई, और फिर 2020 में तो जो हुआ सभी को पता है, उसमें 6 डायरेक्टर्स होने ज़रूरी हैं। कोई भी कंपनी जिसने स्पेशल राइट्स के शेयर्स वगैरह इशू किए हैं, वहाँ पे बताया जाता है कि कम से कम हाफ जो बोर्ड होगा उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होना चाहिए। रीज़न क्या है, लॉजिक क्या है कि स्पेशल राइट्स के शेयर्स दिए हैं। अब किसी भी दिन स्पेशल राइट्स के जो कॉल्ड एज ओनर्स हैं, जिनको ये राइट्स के शेयर्स दिए गए हैं, वो कौन सा राइट किस दिन एक्सरसाइज करने की डिमांड करें और उसका इफेक्ट कंपनी में क्या आएगा, उस चीज़ को मानना है या नहीं मानना है। आपने राइट्स दे दिए हैं, अब राइट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि चेक्स भी करे जाएं कि जो राइट्स दिए हैं वो सही डायरेक्शन में इस्तेमाल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपने कहा कि अगर आपने स्पेशल राइट्स के शेयर इशू किए तो कम से कम हाफ जो बोर्ड होगा उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना ज़रूरी है। Now, moving further, we will talk about the thing about the directorship in regard to the age. So, as you know that
except I suppose politics. Every profession has an age to retire. While in politics, it's being believed that if you are old, then you are the suitable candidate, right? But that's not true everywhere. So, in terms of the corporate, it's being said that if the person has attained, especially a non-executive director, has attained the age of 75 and above, and still wants to continue as the non-executive director, then a special resolution is being required that needs to be passed by the shareholders, and obviously before that an explanatory statement needs to be given to the shareholder as to why the company wants to reappoint this particular person who is of 75 years of age or even more than that on the board, because it's being believed that once you achieve this kind of an age, and it's with everybody, does not really matter what the gender is, it's with everybody that you actually develop so many problems. So it is best actually to check the perspective as to why this particular person needs to be appointed. So it's being said here that no listed entity shall appoint a person of continuity directorship of any person as non-executive who has attained 75 years of age unless a special resolution to that effect is being passed. And स्पेशल रेजोल्यूशन पास तभी होगा जब आप शेयर होल्डर्स की एक मीटिंग बुलाएंगे, जहाँ पे मीटिंग बुलाने से पहले एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी दिया जाएगा, जो कि आई थिंक आपने देखा भी होगा ड्राफ्टिंग वगैरह में, जब आप ड्राफ्ट करते हैं नोटिस वगैरह, तो बहुत बार एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट हमें चीज़ों की लगानी पड़ती है जिसमें हम डिटेल तौर पे समझाते हैं कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं या ऐसा हम क्यों नहीं कर रहे हैं. तो आई थिंक वही चीज़ जो है वो यहाँ पे कही गई है. और साथ में एक और चीज़ जो है हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर किसी का अपॉइंटमेंट जो है वो एक बार रिजेक्ट हो गया है, चाहे वो एमडी है, डब्ल्यूटीडी है, कोई भी है जिसका अपॉइंटमेंट एक बार रिजेक्ट हो गया है, बट कंपनी एक बार फिर चाहती है कि शेयर होल्डर्स उसे रिकन्सिडर करें, तो वो चीज़ दोबारा से शेयर होल्डर्स के सामने प्रेजेंट करी जा सकती है. मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि एक बार अगर शेयर होल्डर्स ने मना कर दिया कि इस बंदे को हम एमडी नहीं बनाना चाहते, मैनेजर नहीं बनाना चाहते, होल टाइम डायरेक्टर नहीं बनाना चाहते, तो अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद ही तय कर लें और उस बंदे को डायरेक्टर बना दें या एमडी बना दें. ऐसा नहीं. अगर शेयर होल्डर्स ने रिजेक्ट कर दिया है तो वो रिजेक्टेड ही है, और अगर कोई उसको दोबारा से रेक्टिफाई कर सकता है तो वो शेयर होल्डर्स ही हैं. तो इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है. फर्दर ये भी बताया गया है कि जो आई थिंक नॉर्मल सी बात है कि बोर्ड को कम से कम दिन में साल में 4 बार मिलना है. दिन में कहाँ से मिलते, दिन में मिलते ही होंगे शायद, बट एनीवे 4 बार मिनिमम साल में मीटिंग करनी है, और 2 मीटिंग के बीच में जो गैप है वो बताया जा रहा है कि 120 दिन से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, जो आई थिंक हम काफ़ी समय से सुनते आ रहे हैं. साथ साथ अगर हम बात करें स्ट्रेंथ की, तो ऑल्दो एक बात करी जाती है कि कोरम मेंटेन होनी चाहिए, बट बताया जाता है कि जो पहली 1000 बड़ी कंपनीज हैं उसके बाद धीरे धीरे इसका स्पेयर को बढ़ाया जाएगा. अगर उनके कोरम की बात करें तो 1/3 जो टोटल स्ट्रेंथ की बोर्ड है या 3 डायरेक्टर्स विच एवर इज हायर रहना चाहिए, और जो भी रहेगा इनमें से एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का भी मौजूद होना, प्रेजेंट होना ज़रूरी है, इससे पहले कोई भी मीटिंग हो सके. तो मान लीजिए कि किसी भी कंपनी के अंदर अगर 12 डायरेक्टर्स हैं, तो आप यहाँ पे कह रहे हैं कि 1/3 मतलब कितना हो गया, 4 या फिर 3, विच एवर इज हायर, मतलब 4. इस एग्जाम्पल के हिसाब से अगर हमारी कंपनी में 12 डायरेक्टर हैं तो 1/3 उसका 4 होता है. तो 4 और 3, जो कि 3 गवर्नमेंट की तरफ से लिमिट फिक्स है, जो इनमें हायर है वो 4 है. तो 4 डायरेक्टर्स किसी भी मीटिंग के लिए मिनिमम होने चाहिए, एंड इन 4 में से एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना ज़रूरी है. तो ये नहीं हो सकता कि आप 4 बनाएं और 4 के 4 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आ जाएं, उनको आना है वो आ सकते हैं, बट फिर उसके बाद आपको एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और भी चाहिए. मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के प्रेजेंस के बगैर आप मीटिंग नहीं करेंगे. फिर ये भी कहा गया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होंगे वो रेगुलरली कंप्लायंस वगैरह को रिव्यू करेंगे, और अगर कहीं भी ऐसा लगता है कि नॉन कंप्लायंस है या उस जैसे हालात बन रहे हैं तो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे. कोड ऑफ कंडक्ट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को बताया जाएगा जो उनको फॉलो करना होगा. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का अपना खुद का भी रिव्यू होगा, एंड आई एम श्योर आपको ये बात पता होगी कि साल में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कम से कम एक मीटिंग तो ऐसी करेंगे ही करेंगे जहाँ पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स नहीं आएंगे, सिर्फ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स मौजूद रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे, और वो पूरी कंपनी के बारे में एक जनरल डिस्कशन करेंगे. ये मिनिमम में है. अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स चाहें तो हर महीने एक ऐसी मीटिंग कर सकते हैं, वो उनकी मर्जी है. कहते हैं the approval of the shareholders by special resolution shall be obtained every year in which the annual remuneration payable to the single non-executive director exceed 50% of the total remuneration payable to all non-executive director, giving details of the remuneration.
तो मान लीजिए कंपनी के पास 5 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, उसको आप 10 भी मान सकते हैं और ज़्यादा भी मान सकते हैं, बट अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूँ तो ये जो 5 डायरेक्टर्स हैं इनमें से जो 4 डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, 4 डायरेक्टर में एक तरफ कर लेते हैं और एक डायरेक्टर में एक तरफ कर लेते हैं, 4 और 1 5 हो गए, तो टोटल 5 डायरेक्टर्स हैं और ये जो 4 डायरेक्टर हैं ये पर मंथ इनमें से चारों ही जो है सेम सैलरी पे मान लीजिए 10 लाख रुपए पर मंथ ये ले रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ये जो एक डायरेक्टर है, मतलब अगर आप ये देखिए कि चारों जो है वो टोटल अगर मिला लीजिए तो एक महीने का 40 लाख रुपए ले रहे हैं, जिसमें इंडिविजुअली 10-10 लाख रुपए वो लोग ले रहे हैं, पर ये अकेला एक डायरेक्टर जो है वही महीने के 40 लाख रुपए ले रहा है। क्या बोला मैंने कि 5 डायरेक्टर्स हैं, 5 को हमने स्प्लिट कर दिया 4 और 1 में, क्योंकि एग्जाम्पल समझाना है। 4 जो डायरेक्टर हैं अगर इंडिविजुअली देखा जाए तो 10-10 लाख रुपए ले रहे हैं, इंटू 4 40 लाख रुपीज़ ये 4 डायरेक्टर मिल के ले रहे हैं, जिसमें एक के हिस्से में इक्वल आ रहा है 10 लाख रुपए। जबकि ऑन दी कॉन्ट्री एक ऐसा डायरेक्टर है इनमें से ही, इसी कंपनी में से, जो कि अकेला 40 लाख रुपए ले रहा है। तो हम यहाँ पे यही कह रहे हैं कि अगर ऐसा केस होता है कि जितना ये बाकी डायरेक्टर्स ले रहे हैं टोटल मिला के, उसका 50% से ज़्यादा एक अकेला बंदा ले रहा है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब अगर हम ऐसे भी कर लें, चलिए कि 40 लाख रुपए ये 4 डायरेक्टर मिलके ले रहे हैं, तो ये जो एक डायरेक्टर है ये अकेले ही 25 लाख रुपए ले रहा है, तो 50% 40 लाख का कितना हुआ? 20 लाख रुपए। मैंने 50% से ज़्यादा कर दिया, 20 से 25 लाख कर दिया। मतलब ये कि एक डायरेक्टर आपके बोर्ड में ऐसा है जो बाकी सारे डायरेक्टर्स की जितनी सैलरी है उनको अगर मिला लिया जाए उसके 50% से ज़्यादा ड्रॉ कर रहा है। तो बाकी 4 डायरेक्टर्स की सैलरी है 40 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए ईच, 10 into 4 is 40। बट एक अकेला ऐसा डायरेक्टर है जिसकी सैलरी 25 लाख रुपए है, तो इस केस के अंदर आप कहते हैं कि शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा, क्योंकि या तो ये डायरेक्टर कोई खास ही काम कर रहा है जो कि बाकी डायरेक्टर समझ नहीं पा रहे कि ये क्या कर रहा है, तो शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा, जिससे कि बाद में वो ये ना कहें कि भाई आप इस बंदे को इतना एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो और बाकियों को नहीं दे रहे, तो ये ऐसा क्या काम कर रहा है, और अगर ये अच्छा काम कर रहा है तो बाकियों को वैसे ही रखो जो अच्छा काम करे, और अगर ये ओवर पेड है तो ये क्यों ओवर पेड है। तो इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन जो है वो शेयर होल्डर्स को दी जाएगी और शेयर होल्डर्स से अप्रूवल मांगा जाएगा, उसके बाद ही ऐसा काम किया जाएगा। सीईओ एंड सीएफओ कंप्लायंस सर्टिफिकेट एक प्रेजेंट करेंगे जिसमें वो जिम्मेदारी लेंगे कि सारे कंप्लायंस फुलफिल हुए हैं। साथ साथ यहाँ पे ये भी कहा गया है कि जो रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी है वो भी बोर्ड के पास होनी चाहिए, जिससे कि पता रहे कि रिस्क को कैसे और कितने हद तक मैनेज किया जा सकता है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सारे के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रिव्यू करेंगे, और रिव्यू में मतलब उनकी सैलरी बढ़ाना, उनका जो भी खर्चे हैं उन सबको रिव्यू करना देखा जाएगा, और उसके बाद तय किया जाएगा कि कौन सा डायरेक्टर किस तरीके की परफॉर्मेंस कर रहा है, और डेफिनेटली उसके हिसाब से उनकी जो रेम्यूनरेशन है उसको बढ़ाना है, सेम रखना है, जो भी बेनिफिट्स हैं वो ज़्यादा या कम करने हैं, इसको रिव्यू किया जाएगा।